हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है टीसीएस के 500 क्वेश्चन जो हैं आज की इस क्लास में हम सब करने वाले हैं और हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस से। आपके एग्जाम में जो है 25 में से अगर हम लोग बात करें एसएससी सामान्य 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से पूछता है। अब 50 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ दिल्ली पुलिस एग्जाम की अगर बात करें जो जीएस से 50 क्वेश्चन आने हैं, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है आपके पॉलिटी से पूछे ही जाएंगे और सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ पे शामिल कर लिया है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। आप ऑप्शन पढ़ के 20, 23, 25 या 19 अनुच्छेद में से, तो आप समझ गए हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये आर्टिकल किस में आते हैं, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हो गए हैं, यानी मौलिक अधिकारों से। हमारे एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पूछा हुआ है अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 जो है वो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में हो गया है अनुच्छेद 20। और वहीं अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हो गया है, धार्मिक स्वतंत्रता से। धीरे धीरे करके बहुत गहराई से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और अनुच्छेद 19 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई है, यानी बोलने की स्वतंत्रता हम लोग कह सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित हो गया है। तो यहाँ से इस तरीके से थोड़ा डिटेल से हम लोग इनको करते चलेंगे। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को प्रतिबंधित और करता है और शोषण को रोकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। अनुच्छेद 21(2), 22(2), 19(1) और 20(2). अब अभी हम लोग पीछे पढ़ के भी आए हैं, तो अनुच्छेद 19(1) तो बिल्कुल यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रेस और मीडिया आती है, यानी तो बोलने से संबंधित हो गया है कि नहीं। तो ये तो सीधा सीधा आप सबके माइंड में सेट होना चाहिए भाई, ये पेपर में सीधा पूछा जाता है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे अनुच्छेद 20 में, तो यहाँ से सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 20(2) हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन जो होगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20(2). और जबकि अनुच्छेद 21 जो है इसमें 2 अधिकार पहले से ही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत वाला जो है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 21 इसमें आ जाएगा हमारा, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे, ये वो लाइन है जो आप सबको टीसीएस के क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए 24 घंटे के अंदर। तो ये अनुच्छेद 22 हो जाएगा। 22 को आप ऐसे याद करो, 2 और 2 4, यानी 4 मतलब 24 घंटे। ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे आप सब, तो आप सबके माइंड में सेट होगा। 19 को आप पहले ही समझ गए, 19(1) है, यहाँ पे 6 तरह की अलग अलग स्वतंत्रता है, 19 से 19(1) प्रेस और मीडिया से संबंधित हो गया है, तो 19(1) ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 20(2) होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 46, 48, 47 या 45। यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं जरा बताओ, इनके अनुच्छेद जो हैं वो कहाँ से कहाँ है। बाकी ऑप्शन से आप सबको आइडिया भी हो जाना चाहिए अनुच्छेद और भारतीय संविधान के किस भाग में हैं। तो सबसे पहला तो हो जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं और यहाँ जो अनुच्छेद मिलेंगे आप सबको 36 से लेके 51 तक मिलने वाले हैं। और आप सब जानते हैं इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता।
ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन जो योजना है भारत सरकार की आयुष्मान, ये किस अनुच्छेद के तहत आती है? 46, 48, 47 या फिर 45। तो सही आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47 के तहत मुहैया करवाई जा रही है। जहाँ ऑप्शन लिखा गया आपका अनुच्छेद 45, तो 45 आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है? जो हम लोग अपना 11वां मौलिक कर्तव्य पढ़ के आते हैं, 11th फंडामेंटल राइट या मौलिक कर्तव्य, जिसे बाद में अलग से जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत, फंडामेंटल राइट, उसमें ये बातें लिखी गई थी। 11वां संशोधन 86वां संशोधन लिख रहा हूँ, 11वां फंडामेंटल राइट हो गया है संशोधन, और ये कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। इसमें किससे संबंधित बात थी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बात थी। 6 से 14, ये पॉइंट यहाँ पे आप सब जो है इसमें ध्यान रख लीजिएगा। अब 46 है, 48 है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 46 नंबर जो आर्टिकल है ये SC और ST, ये जो भी दुर्लभ वर्ग हैं जो भी, तो उनको शिक्षा से संबंधित था। तो मेनली यहाँ पे लिख देते हैं SC या ST, या जो पिछड़े वर्ग से संबंधित हो गए हैं उनके किससे संबंधित था? शिक्षा, एजुकेशन, इसमें ध्यान रख सकते हो 46 में। उसके बाद 47 जो हो गया है आपका 47, ये पोषण से संबंधित, ध्यान रखिएगा 47 किससे संबंधित हो गया है? पोषण से संबंधित, ध्यान रखिएगा। 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 48 कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है, कृषि व पशुपालन संगठन से संबंधित है, कृषि व पशुपालन से। तो यहाँ पे एक बार फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा। 44 जो आर्टिकल 45 नंबर जो आर्टिकल हो गया है आपका, इसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है? 45 मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हो गए हैं उनको प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। या कई जगह आपको मिलेगा कि जो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था या शिक्षा या देखभाल से संबंधित हो गया है, ये भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद जो है 46 SC ST की शिक्षा से संबंधित है। 47 पोषण से संबंधित भी याद रख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि देखा ना सरकारी आयुष्मान या योजना मुहैया करवाने से। और 48 ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, कृषि और पशुपालन से संबंधित हो गया। तो 47 को आप और आगे भी पढ़ सकते हो, इसमें जीवन स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित बात हो गई है, वो किसी भी तरीके से है तो जीवन स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित है। और इसी पॉइंट को ध्यान में रख के क्वेश्चन भी बन गया यहाँ से कि सरकारी प्रयास राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना है, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, इसी से तो जो होगा जीवन का स्तर ऊंचा बढ़ेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत इसे लागू किया गया है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। पोषण स्तर है, जीवन का स्तर है, स्वास्थ्य है, इन सभी में। तो 3 बातों के साथ आप इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हो, पोषण भी है, स्वास्थ्य इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, और जीवन स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित है। बहुत अच्छे गहराई में यहाँ से पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप सबको क्लास को समझना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए? तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत? देखो क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल से गहराई से यहाँ से पूछा गया है। 43, 45, 42, 45। अभी 45 तो हम लोग पढ़ के आए थे, 0 से 6 वर्ष वाले मान लीजिए, और 6 से 14 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से संबंधित ये पॉइंट हो गया था। किससे संबंधित क्वेश्चन हो गया था? ये शिक्षा वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा। अभी हम लोग इसको पढ़ के आए थे, यानी ये वाला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। 4 और 4 बराबर हैं, 4 और 4 क्या है? समान हैं। तो ये समान सिविल संहिता से संबंधित क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता से संबंधित हो गया है भाई आपका। समान सिविल संहिता यानी सभी नागरिकों के लिए बराबर होएगा। तो 4 और 4 बराबर है, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित आपका क्वेश्चन हो गया है 44 अनुच्छेद में। तो ये वाला भी आपका यहाँ से गलत हो गया। अब 43 और 42 बचते हैं, यहाँ से आप सबका आंसर आने वाला है। तो जरा गैस करो, फटाफट से बताओ 42 और 43 में से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो अनुच्छेद 42 जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवचित दिशाओं से संबंधित या प्रसूति सहायता से संबंधित है। ये मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, बस उस पर ध्यान देना है। प्रसूति सहायता से संबंधित हो गया है ये आपका, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर अगर आप जाते हो, देखो
सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। योजना थी किससे संबंधित थी? स्वास्थ्य। तो अब ध्यान रखना, स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर को बेहतर बनाने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 47 हो गया है। यहाँ पे मातृत्व अवकाश या प्रसूति सहायता है एक किस्म की है, तो इससे संबंधित जो है वो आर्टिकल कौन सा हो गया? 42 आर्टिकल हो गया है। आर्टिकल नंबर 42 ध्यान रखेंगे। और 43 जो है ये सारे के सारे पेपर में आएंगे, बस आपको अपने हिसाब से इनको माइंड में सेट करना है। 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी या कुटीर उद्योग से संबंधित हो गया है। मजदूरी या कुटीर उद्योग से संबंधित हो गया है भाई, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। तो 43 तो अलग अलग तरीके से इनको ध्यान रखना है। अभी तक आप सब ने जो आर्टिकल यहाँ पे मेरे साथ याद करे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। या दूसरा जो टॉपिक होगा वो मौलिक अधिकार हो जाएगा। भाग अगर आप सबसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल अगर आप सबसे पूछे कि भैया कौन सा अनुच्छेद है इनसे, तो आप सबका आंसर हो 36 से 51 नंबर जो है, 36 से 51 तक। यहाँ अब तक आप सब जो है वो कौन सा याद कर चुके हैं। तो आप सबके लिए सबसे पहला 4 और 4 क्या होते हैं? समान होते हैं। तो क्या लिखेंगे? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता से संबंधित हो गया है आर्टिकल 44। उसके बाद 4 और 4 8 जोड़ के यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो एक 48 आप सबने याद कर लिया। ये किससे संबंधित है? ये कृषि व पशुपालन से संबंधित है। कृषि व पशुपालन संगठन से संबंधित हो गया है 44 और 48। इसके बाद आप सब ने 2 आर्टिकल यहाँ से याद करें, एक 42 और 47। ये चारों के चारों पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 42 में क्या हो गया है? यानी प्रसूति सहायता लिख दिया है, या मातृत्व अवकाश तो एक इसी में ही आता है। तो प्रसूति सहायता आप सब यहाँ से लिखेंगे, प्रसूति सहायता से संबंधित है, या मनोवचन दिशाओं से संबंधित हो गया है। और 47 अभी हम लोग पढ़ के आए थे, क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? यहाँ पे स्वास्थ्य हो गया है। स्वास्थ्य के साथ दूसरा क्या बताया? पोषण हो गया है। या ये दोनों ही क्या काम करते हैं? इस तरीके की अगर कोई योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो वो जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए है, तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित हो गया है। तो 47 इससे संबंधित आप सब इसको याद रखेंगे। एक अभी आप सब मेरे साथ और याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये भी पेपर वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 ये किससे संबंधित है? ये ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ये ग्राम पंचायतों का संगठन है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 40। तो 5 आर्टिकल हो गए। लास्ट तक जाते जाते सारे आर्टिकल आप सबको याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन भी देखिएगा टीसीएस ने किस तरीके से आप सबसे यहाँ से पूछे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो किस संविधान का इस पर सबसे किस देश के संविधान का इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था? तो हम लोग पढ़ के आते हैं कि भाई भारतीय संविधान का जो हमारा जो संविधान बनाया गया था, तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे हम लोग पढ़ के आते हैं कि वहाँ से लेके जो है रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जब भारत शासन अधिनियम आ गया था 1947 के बाद, जब हम लोग पढ़ें तो स्वतंत्रता का अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बीच में जितने भी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पारित करे थे भारतीय शासन को चलाने के लिए, उन सब को या तो कुछ न कुछ संशोधन के साथ या एज इट इज़ ले लिया गया था। जिनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। 1935 का भारत शासन अधिनियम, आप सब इस बात को जानते हैं, है ना? तो इसका सबसे ज़्यादा, अब ये थे किसके? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। तो हालांकि इन सभी देशों से कुछ ना कुछ तो लिया गया है। वो टॉपिक हम लोग किस में पढ़ेंगे? जब हम लोग बोरोविंग फीचर पढ़ के आएंगे। बोरोविंग फीचर यानी भारतीय संविधान के उधार लिए गए, यानी इसका मतलब क्या हो गया है कि दूसरे देशों के संविधान से क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अपनाई है, इन सभी से कुछ ना कुछ लिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर किसका पड़ा था? तो ब्रिटिश संविधान का भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो गया है? अनुच्छेद 22 बताइएगा किससे संबंधित है? सबसे पहला लिखा गया जीवन का संरक्षण हो गया है, शिक्षा के अधिकार से, निवारक नजरबंदी या दैहिक स्वतंत्रता। आप लोग पढ़ के आते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 है कि नहीं?
आप कहोगे सर बिल्कुल भाग 3 पढ़ के आते हैं। अगर आप सबसे कोई पूछे कि भाई इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो कहा जाएगा कि इसमें भैया 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद आते हैं। और ये किससे संबंधित है? 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद 22 आता है, तो ये है मौलिक अधिकार से संबंधित, मौलिक अधिकार से। और यहाँ से क्वेश्चन आप सबसे पूछा हुआ है 22। जब हम लोग पढ़ के आते हैं अपने मौलिक अधिकार जो संख्या में अब कितने हैं, 6 हैं, इसमें सबसे पहले कौन सा होता है भाई? सबसे पहले समता या समानता का मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आता है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक आता है। तो ये स्वतंत्रता से संबंधित हो गया है, स्वतंत्रता से संबंधित हैं। अब आप सब इसको एक एक करके, वही तो था ना, डिटेल में आप सबको पढ़ना है। 19 जो है इसमें अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित पढ़े थे, जिसमें 19A मीडिया से संबंधित हो गया था, 19B शांतिपूर्वक बैठक करने से संबंधित हो गया। इसमें अलग अलग 6 तरह की जो है स्वतंत्रता दी गई है, 6 तरह की अलग अलग जो है स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 20 पढ़ के आते हैं, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि, अपराधों से संबंधित हो गया है। अनुच्छेद 21 पढ़ के आते हैं, ये प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 आप सब पढ़ के आएंगे, इसी में 21 क भी आता है जो शिक्षा वाला हो गया था। ये कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित है, गिरफ्तारी, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित है, इसका संरक्षण है, गिरफ्तारी से संबंधित हो गया है। इसी में तो पढ़ के आए थे कि 24 2 और 2 4 होते हैं ना, यानी 24 घंटे के भीतर किसके सामने पेश करना होगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ये मौलिक अधिकार हो गया है। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। उसके अंदर इसी में क्या होता है? अपनी मनपसंद के वकील से सलाह लेने का भी इसी के अंदर अधिकार होगा, और हिरासत में लेने का कारण भी बताना होगा। ये 24 में, इसमें 22 में हम लोग ये पढ़ के आते 3। अब ये पूछा 22 में क्या जीवन का संरक्षण है, तो प्राण और दैहिक में आता है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा पढ़ेंगे? तो इसमें अनुच्छेद हो जाएगा आपका 21, अनुच्छेद जो है 21 हो जाएगा इसमें, अनुच्छेद 21। शिक्षा के संबंधित है तो 21 कै में पढ़ के आते हो, 21 कै में पढ़ के आते हो। दैहिक स्वतंत्रता तो इसी में आ गया है, जीवन का संरक्षण है, दैहिक स्वतंत्रता तो इसी में पढ़ के आते हैं हम लोग। प्राणोदैहिक में 21। निवारक नजरबंदी यानी ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे सी इसका सही होगा। थोड़े अजीब लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे और अच्छे लेवल का पेपर आता है। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो थोड़े गहराई में होते हैं, तो इसके लिए आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, इन चीज़ों को समझना है, बार बार अभ्यास कर लेना है, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता वाला जो आपका मौलिक अधिकार है 19 से 22 तक जिसमें अनुच्छेद आते हैं, इससे संबंधित हो गया है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर नेक्स्ट कहता है सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? 11 फरवरी लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। अक्टूबर लिखा हुआ है, जनवरी लिखा हुआ है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है बजट पेश किया जाता है। बजट जो है कौन पेश करता है? तो केंद्र सरकार में जो है वित्त मंत्री होते हैं, वो बजट पेश करते हैं, वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो हैं, निर्मला सीतारमण, ये बजट पेश करते हैं। थोड़ा सा बजट के बारे में आप सब जान सकते हैं, एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बजट प्रणाली की शुरुआत 1859 में होती है। उस समय का भारत का जो गवर्नर जनरल और वायसराय जो बना था 57 के बाद, वो कौन था? कैनिंग भारत का वायसराय था। इसने जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम है जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। इसको जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में इसको शामिल करा था। जेम्स विल्सन ने भारत का पहली बार जो बजट है वो पेश करा, फर्स्ट बजट। ये कब पेश करा था? तो 7 अप्रैल 1860 को, 7 अप्रैल 1860 को। तो जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है, जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है। और भारत सरकार का जो बजट पेश करते हैं, निर्मला सीतारमण अगर पूछे आप सबसे कि किस अनुच्छेद के तहत आता है बजट भाई, तो इसका अनुच्छेद भी आप सब ध्यान रख सकते हो। बजट अनुच्छेद 112 तक के तहत आता है। और राज्य सरकार का बजट अगर आप सबसे पूछे किसके तहत आता है, तो अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट हो गया है। तो इस क्वेश्चन से आप सबने 4 बातें सीखी। पहला, तो बजट की जो तारीख रहती है वो कब से कब तक रहती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार बजट पेश करती है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 112। राज्य सरकार का बजट जो है वो अनुच्छेद 202 के तहत आता है। पहली बार भारत में बजट किसने पेश करा था? तो जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार बजट पेश करा था। कब की बात है? 7 अप्रैल 1860। और भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है। और बजट को भारत में लाने का श्रेय किसे देंगे?
तो कैनिंग सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, एक एग्जाम्पल के साथ आप सबसे पूछ रहा है, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? ये भी देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सबसे यहाँ से पूछा है। समान काम के लिए समान वेतन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक आर्टिकल आप सबको दिखाई दे रहा है, अनुच्छेद 40। ये पहले ही आप सबको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ये तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित हैं, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित हैं, यानी ये तो आप सबका आंसर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट यहाँ से हम लोग कर देते हैं। अब बचे हैं 38, 39 और 41। इनमें से आप सबको जो है अपना भाई सही आंसर बताना है। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। अब अनुच्छेद 39 हो गया है, जिसमें क्या लिखा गया है, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान। अब पीछे वाला जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, जिसमें क्या आप सबसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। 42 जो है इसमें महिला को जो है प्रसूति के समय सहायता से संबंधित था, अनुच्छेद 42। और अनुच्छेद 47 आप सबसे पीछे पूछा गया था, जिसमें आपको एक योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये योजना है स्वास्थ्य से संबंधित थी। तो इस योजना, इसको भी याद कर लीजिएगा, स्वास्थ्य, पोषण, और ये क्या करेंगे, ये जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। जीवन स्तर से बात हो गई थी। और अभी आप सबसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है, समान काम समान वेतन, तो आप कौन सा आर्टिकल ध्यान रखिएगा, तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका यहाँ पे 39। जो ये 39 है, इसके 3 पार्ट हम लोग पढ़ के आते हैं। 39 में एक तो 39 कै के नाम से, एक 39 ख, और या फिर ABC भी आप सब कर लीजिएगा, ABC हो गया है। तीनों में अलग अलग ही बातें हैं। जो 39A है ये समान न्याय से संबंधित हो गया है कि एक सा न्याय मिलेगा सबको, समान न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है न्यायिक सहायता दी जाएगी। जो 39B हो गया है आपका, या 39 है, इसका मतलब है सार्वजनिक धन के स्वामित्व से संबंधित हो गया है। सार्वजनिक जो धन हो गया है इसके स्वामित्व से संबंधित है, स्वामित्व। और जो 39C या ग हो गया है, इसमें जो है धन, जो भी पैसा है उसका समान वितरण होगा, धन का समान वितरण से संबंधित हो गया है भाई। तो 39 में A में, B में और C में, ये 3 बातें आप सबको ध्यान रख लेनी है। तो अब आप मुझे बताइएगा, 42 जो बताया था आप सबको किससे संबंधित था, महिलाओं के मातृत्व अवकाश या प्रसूति सहायता से संबंधित था। 47 जो था वो स्वास्थ्य, पोषण या जीवन स्तर से, जीवन स्तर के लिए जो बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं उनसे संबंधित था। इसी में आयुष्मान भारत योजना भी थी। और जो समान काम के लिए समान वेतन है, फिर ये किस में हो जाएगा, 39 में ये हो जाएगा। 39 इसके लिए ध्यान रखेंगे। 40 आप सबको पहले बताया, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित था। 44 बताया, समान नागरिक संहिता से संबंधित हो गया है। अगर क्लास लास्ट तक और ध्यान से देखोगे तो ही चीजें याद हो पाएंगी। समान नागरिक संहिता से संबंधित हो गया है 44। और 48 भी बताया, ये कृषि और पशुपालन का संगठन है, कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित हो गया है 48, ये ध्यान रख लेना है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यानी ये पूछ लिया है सीधा सीधा हम सबसे बोरोविंग फीचर से, यानी भैया कौन सा पद कहाँ से लिया गया है, या भारतीय संविधान के जो अलग अलग पॉइंट हो गए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो विदेशी स्रोत के रूप में है, इस क्वेश्चन में पूछा है। फ्रांस से, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो इसमें सबसे पहले अमेरिका जो ऑप्शन है इस पे ध्यान दे लीजिएगा। अमेरिका से क्या क्या पॉइंट आप सबके लिए यहाँ पे हैं, अमेरिका से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे मौलिक अधिकार, तो ये भी किस देश से लिए गए हैं, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और इसके साथ जो है इसके बाद आप सब ऑप्शन पे आइएगा, यहाँ पे जो फ्रांस का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक जो रिपब्लिक है भारत, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये पॉइंट कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। और आयरलैंड और जापान,
अब ये 2 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आयरलैंड से जो है क्या लिया गया है भाई विदेशी सोर्स में। अगर आयरलैंड से आप सबसे पूछे तो क्या है, चलिए ये ध्यान रख लीजिएगा। जब हम लोग अभी नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे थे, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अब पूछा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग भी जो है ये भी किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग ये किस देश से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो बोरोविंग फीचर पे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और एक है आप सबका ऑस्ट्रेलिया देश से, जो हमारी कनकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची जिसको कहते हैं, कनकरेंट लिस्ट, ये किससे ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है कनकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता से पूछा भाई कौन सी विशेषता, यानी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, पहले तो मुझे बताइएगा कि संख्या में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं। दूसरा, किस समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, कब इनको जोड़ा गया है, इनके तहत भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन हुआ था, ये पॉइंट आप सबको यहाँ से मौलिक कर्तव्य से, तो चलिए बताइएगा। फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन, इनमें से कुछ विदेशियों के लिए उपबंध हैं, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इनमें से कुछ कानूनी विशेषज्ञता के लिए उपलब्ध हैं, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। तो कौन सी एक विशेषता हो गई है भाई, जो फोर्थ ऑप्शन है डी, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है, क्योंकि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी बनती है, राइट नहीं है जो आप लोग इसे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं रिट के लिए। तो पहला, तो अगर आप सबसे पूछे कि भैया संख्या में कितने हैं, तो ये 10 + 1 हम लोग कहेंगे, तो टोटल जो है अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। किस समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर सिफारिश पर इनको ऐड किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, तो पहले जो 10 हैं ये 1976 में जोड़े गए थे, और जो उसके बाद है ये कब ऐड किया गया था, तो 2002 में जो है ये ऐड किया गया था, 11वां लिख देता हूँ, 11th 2002 में। संशोधन जो हुआ था, जब पहले 10 जोड़े गए थे, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। जबकि 2002 में जोड़ा गया था जो 11वां, ये कौन सा संविधान का संशोधन था, ये 86वां संविधान संशोधन था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा यहाँ से। अब ये किस देश से लिए गए हैं, अगर आप सबसे पूछे कि मौलिक अधिकार तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनको किस देश से लिया गया है, तो इनको रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये रूस से लिए गए हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है। अब ये पॉइंट आपके साथ माइंड में सेट होते जा रहे होंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं, तो आंसर करना है भाग 4 में आते हैं। इनके जो अनुच्छेद हैं, किस से किस तक है भाई, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। हम लोग कौन से पढ़ चुके हैं, हम लोग 39 पढ़ के आए हैं, समान काम समान वेतन, समान काम और समान वेतन वाला। इसके साथ साथ हम लोग कौन सा पढ़ के हैं, अनुच्छेद 42 पढ़ के आए हैं, जो मातृत्व अवकाश से संबंधित हम सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा था, या ये जो है प्रसूति सहायता से संबंधित हो गया है। ठीक है, ये हम सबसे 47 जो था ये एक आयुष्मान भारत योजना के तहत पूछा था, या हम लोग इसको याद रखेंगे कि पोषण आहार से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित या जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो है किसी प्रकार की कोई स्कीम योजना आ रही है, तो वो किसके तहत होगी, 47। इसके लिए हम लोगों ने याद करा 4 और 4 समान हैं, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित हो गया है, समान नागरिक संहिता। 40 नंबर जो था ये कई बार हम लोगों को ऑप्शन में दिखा, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित हो गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। 48 जो है ये कृषि और पशुपालकों का संगठन है, कृषि एवं पशुपालकों का
संगठन हो गया है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं, लागू नहीं किए जाते हैं जा सकते हैं, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। राज्य की नीति, तो संविधान में कौन से राज्य की नीति सिद्धांतों की विशेषता है? लागू नहीं किए जा सकते हैं, मतलब इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं। नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। राज्य के विरुद्ध भी नहीं होते, आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा आपका? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ तक आर्टिकल के साथ हम लोग इनको पढ़ के आ चुके हैं, ये पॉइंट आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मतलब इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर आपको लगे कि भाई इनका हनन हो रहा है, या जैसे आपका मौलिक अधिकार ही ऐसे हैं जिनको आप लागू करवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि लगे कि हमारा ये मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। शिक्षा, जैसे आपको कोई स्कूल जो है एडमिशन के लिए मना करे तो वो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में आ गया है, किसी क्या के तहत हम लोग पढ़ के आते हैं, तो वैसे इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब ये देखो किससे पूछा है? मौलिक अधिकारों से संबंधित पूछा है। भाई मौलिक अधिकार लिए कहाँ से हैं? तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के तहत आते हैं मौलिक अधिकार? तो बताइए किस भाग के तहत आते हैं? तो भाग 3 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद भी ध्यान रख सकते हो, अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 हो गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है, सही नहीं है। ये भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, ये सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं, ये नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। सब बातें ठीक लग रही हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो है यहाँ पे वो गड़बड़ में दिया गया है, ये जैसे छुआछूत मानने से संबंधित है। हालांकि अनटचेबिलिटी का तो अबोलिशन करता है, ये उन्मूलन करता है, और इससे संबंधित ये गलत बात यहाँ पे है। इससे संबंधित एक आर्टिकल भी है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 17 है कि नहीं, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो ये समानता का अधिकार है, सब लोग बराबर हैं, समानता के अधिकार से संबंधित। इसको पेपर में पूछेगा अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत इंग्लिश में कहेगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी से संबंधित पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब समझ गए होंगे इसकी इंपॉर्टेंस को कि भाई ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये वाला जो है असत्य है, ऑप्शन बी कि छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करता है ना, गलत बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 ने प्रस्ताव दिया डैश को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का। तो किस विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का जो है एक प्रस्ताव आया है? ये राष्ट्रीय परिवहन एवं अवसंरचना, राष्ट्रीय ऊर्जा एवं पर्यावरण, राष्ट्रीय अवसंरचना और औद्योगिक, राष्ट्रीय रेलवे एवं परिवहन संस्थान। तो भैया यही सही आंसर हो गया है, राष्ट्रीय रेलवे एवं परिवहन, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन हो गया है। भारत का एकमात्र जो है परिवहन विश्वविद्यालय से कहेंगे, एकमात्र परिवहन विश्वविद्यालय, परिवहन विश्वविद्यालय, ठीक है, एकमात्र परिवहन विश्वविद्यालय हो गया है। और ये कहाँ पे भाई? गुजरात, वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। टी.एन. राजराथनम पिल्लई इज ए प्लेयर ऑफ विच, ये कोई हमारा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश करी थी? तो ये भी हम लोग पढ़ के आए थे, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या संशोधन के तहत? भाग भी ध्यान रख लीजिएगा, किस भाग में आते हैं भाई? तो ये भाग 4 क में आते हैं। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा हो गया है? इनसे संबंधित अनुच्छेद 51 क हो गया है, 51 क। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत ये ऐड किया गया था। और समिति कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको ऐड किया गया था। इनको लिया किस देश से किया गया है भाई? तो रूस से जो है इनको लिया गया है।
बलवंत राय मेहता समिति पढ़ के आते हैं, पंचायती राज से संबंधित, याद है ये पंचायती राज से संबंधित समिति थी, तो पंचायती राज का जनक कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसके बाद भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य। पहला तो क्या लिखा गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, और धर्म से संबंधित पूछा है तो आप सबसे पहला तो हमें यही है कि जानना है कि धर्म से संबंधित जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं। सबसे पहले पढ़ के आते हैं हम लोग समानता वाला, इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो 14 से लेकर 18 तक पढ़ के आते हो। उसके बाद पढ़ के आते हो भाई स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ है, तो 19 से 22 तक पढ़ के आते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं शोषण होता है, 22 के बाद तो काम नहीं मिलता तो शोषण होता है 23-24 की उम्र में खूब, तो 23 और 24 में पढ़ के आते हैं। फिर धर्म की रेखा पर तो धार्मिक स्वतंत्रता का आता है 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। और फिर संस्कृति और शिक्षा वाले आते हैं, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 29 से 30 तक पढ़ के आते हैं। और लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 है। अब इसमें से हम लोग पॉइंट को पढ़ते हैं भाई। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है, पहला तो 25 से 28 में किया गया, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 25 से 28 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इस ये भी ठीक लग रहा है। ये उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हाँ ये भी सही है। और लास्ट वन कहता है कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ना ये गलत है, किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इसमें D गलत आंसर हो जाएगा, यानी यह सत्य बात है, हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने की या उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन जो होगा D गलत होगा, तो D ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। समानता या समता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24 वाला, धार्मिक 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो ये किस राज्य पर लागू हुआ था? जो SC/ST से संबंधित था, तो सही आंसर हो जाएगा भाई ये उत्तर प्रदेश पे लागू होता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, सामूहिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। पर देखो ऐसा तो है ना, राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो यहाँ नहीं है दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो सत्य नहीं है, है ना, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब पॉइंट जो है वो सही है, बाकी सब सही हैं, ऑप्शन D हो जाएगा। तो ये तो आप सब वैसे आपके कॉमन सेंस से भी या थोड़ा बहुत आप सब ने पॉलिटी पढ़ी है तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता, आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये जो है सबसे पहले CHSL वाला है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सी नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो है क्या ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आप सबको ये बात तो सेट हो ही गई है कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं? इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं भाई, 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद आते हैं इसमें। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43 और 45 तो हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, जो कि 6 वर्ष वाला बताया था, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हो गया था। तो ये आर्टिकल तो वैसे आप सबका गलत हो जाएगा, 4 और 4 समान होते हैं, तो समान नागरिक संहिता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये 42 पहले पढ़ के आ चुके हो, मातृत्व अवकाश से संबंधित, यानी प्रसूति सहायता से संबंधित हो गया है, प्रसूति सहायता से संबंधित है अनुच्छेद 42, और अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग वालों के लिए सहायता से संबंधित बताया था, कुटीर उद्योगों की सहायता से संबंधित अनुच्छेद 43। चलो आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट पे आओ। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी, एक संशोधन विधेयक 2022 ने में संशोधन किया था।
तो हथियार खतरनाक किस में संशोधन किया गया था? 2022 का जो आया था गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी से संबंधित, तो हथियार खतरनाक रसायन और विनाश अधिनियम 2010 को संशोधन किया गया, 2014 का अधिनियम था, 2007 का या 2005 का, तो किस अधिनियम में संशोधन करके 2022 ये बनाया गया था भाई, ये संशोधन आया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख जो है वो नहीं है? संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। तो गणतंत्र तो है लेकिन क्या नहीं है? संघवाद का उल्लेख नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समाजवादी है, गणतंत्र, लेकिन क्या नहीं है? संघवाद का उल्लेख नहीं मिलता है, फेडरलिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए? देखो लिखा है ना इसने पहली बार, क्योंकि दूसरी बार भी तो आते हैं। पहली बार 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया था? 2002 में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको भारतीय संविधान में ऐड किया गया। और मौलिक कर्तव्य लिए किस देश से गए हैं भाई? तो ये रूस से लिए गए हैं। और इनके तहत अनुच्छेद अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 51 क्या है। आप सब 11 मौलिक कर्तव्यों को बहुत आसानी से याद कर सकते हो, बस एक नंबर याद रखना है आपको। पहले नंबर पे क्या होगा? पहले नंबर पे जो है देश का संविधान होगा। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान की पालना करे, यानी संविधान सर्वोपरि, एक नंबर पे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या ध्यान रखना है कि इसी संविधान में, यानी संविधान कब बना? जब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के लिए जो भी आंदोलन हुए थे, जो भी आंदोलन थे, उन सब का सम्मान करें। तीसरे नंबर पे 3 बातों का ध्यान रखें। तीसरे नंबर पे 3 बातों का ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है। किसकी भाई? 3 बातें ध्यान रखनी है, प्रभुता, एकता और अखंडता, ये बनाए रखनी है। अखंडता। आज आपको ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे। चौथा क्या है? चारों दिशाओं से देश की रक्षा करनी है। चारों दिशाओं से देश की रक्षा करनी है। पहले नंबर पे देश का संविधान, दूसरा संविधान बनाने के लिए जो आंदोलन हुए उनका सम्मान, तीसरे पे 3 बातें, प्रभुता, एकता और अखंडता, चौथे पे देश की रक्षा करनी है। 5 लोग मिलेंगे तो पंचायत बनती है ना। 5 लोग मिलेंगे तो क्या करना भाई? तो भाईचारे की भावना का विकास करना है, भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाना है, यानी भातृत्व लिख देते हैं, भातृत्व की भावना, यानी भाईचारे की भावना का आगे बढ़ाना है। 6 नंबर पे 6 पे छठ पूजा पढ़ के आते हो बिहार की। छठ पूजा वो क्या है? वो संस्कृति है भारत की। तो भारत की जो संस्कृति है इसको बनाए रखना है, इसके महत्व को समझना है। 7 नंबर पे साथ देंगे किसका? पर्यावरण का। तो ये 7 नंबर जो है ये किससे संबंधित हो गए हैं? तो प्राकृतिक या पर्यावरण से संबंधित है। 8 नंबर जो है 8 पे वैज्ञानिक, यानी विज्ञान से संबंधित है। वैज्ञानिक भावना, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक भावना से बढ़ाना है। 9 नंबर जो है, 9 संपत्ति है। 9 पढ़ के आते हैं, संपत्ति से संबंधित हैं। तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। 9 नंबर क्या है भाई? तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। जैसे 5 में 5 लोग मिले थे, 10 में 10 लोग मिलेंगे, है ना। 10 में 10 लोग मिलेंगे और फिर 10 लोग मिलकर क्या बना लेंगे? एक ग्रुप बना लेंगे, और वो ग्रुप क्या हो गया है? सामूहिक हो गया है, एक समूह हो गया है ना। तो यही हो गया है कि सामूहिक गतिविधियों में भाग लेंगे। और 11वां जो हो गया है भाई आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, या मतलब कि जो भी अनिवार्य मतलब है कि ये तो एक आप यूँ समझ लीजिएगा मौलिक अधिकार में भी है, और मौलिक कर्तव्य है कि जो भी अभिभावक हैं या जो भी संरक्षक हैं 6 से 14 साल के बच्चे को, वो उसको प्राथमिक शिक्षा देंगे। 6 से 14 में आ गया है। और इसी में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, इसका एक आर्टिकल भी है, अनुच्छेद 350 का, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है।
चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप सबको आंसर मिल चुका है 76। ये ध्यान रखोगे, पहले नंबर पे देश का संविधान है, दूसरे पे आंदोलन का सम्मान करना है, तीसरे पे 3 बातें, प्रभुता, एकता और अखंडता का ध्यान रखना है, 4 नंबर देश की चारों दिशाओं से रक्षा करनी है, 5 लोग मिलेंगे, भाईचारे की भावना से आगे बढ़ना है, 6 में छठ पूजा आती है जो भारत की संस्कृति है तो सांस्कृतिक महत्व को भी समझना है, 7 पे साथ देंगे पर्यावरण का, 8 में वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भावना, और 9 में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, 10 में 10 लोग मिलेंगे तो सामूहिक गतिविधियों में भाग लेंगे, भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे, और 11 नंबर जो है भाई मौलिक कर्तव्य 6 से 14 साल के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना अभिभावक का कर्तव्य होगा ये। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ था? अभी हम लोग पढ़ के आए थे 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत क्या किए गए थे भाई? तो इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद कौन सा ऐड किया गया था? तो अनुच्छेद जो है वो 51 क लिख लीजिएगा, या 51A ऐड किया गया था। अब ये कब लागू हुआ था ये पूछा है, ये तो 76 के बाद ही है, तो सारे के सारे ऑप्शन भी आप सबके 76 के बाद ही हैं, है ना, 76 के बाद ही है। तो सही डेट आप सब इसमें क्या ध्यान रख सकते हो भाई? 3 जनवरी 1977 को जो है ये लागू होते हैं, 3 जनवरी 1977 को। ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये 51A किससे संबंधित हो गया? तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो 3 जनवरी 1977 को लागू होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? ये पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? इसको UAPA के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय कानून हो गया है और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम के लिए चाहिए, इसे सबसे पहले 1967 में जो है वो लागू किया गया था। तो ऑप्शन जो होगा ये हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको पढ़ के भी आए थे हम लोग। ये अनुच्छेद 32 से शुरू होता ना, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। तो 31 और 33 वाले गलत हो जाएंगे, 36 वैसे भी नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 से 35 जो हैं ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लगाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के आर्टिकल हो गए हैं हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल अगर आप सबसे पूछेगा तो अनुच्छेद 32 हो गया है, और हाई कोर्ट वाला पूछेगा तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल होगा। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 226, बताना ये ठीक है या गलत है। तो गलत है तो फिर क्या सही आंसर होगा? नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीति निर्देशक सिद्धांत ये भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? कि भाग 4 में आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आते हैं ये? तो अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 आते हैं। तो क्या 12 से 32 में निहित है? तो ये तो मौलिक अधिकारों वाला हो गया है, यानी यहाँ तक तो मौलिक अधिकार पढ़ के आते हैं, वो भी 12 से 35 तक, 12 से 35 तक पढ़ के आते हैं हम लोग। उसके बाद एक ऑप्शन आप सब देख पा रहे हैं सी, ये संविधान के भाग 2 में निर्दिष्ट है। तो भाग 2 में तो नागरिकता है, भाग 2 में तो नागरिकता बताई गई है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसे सोवियत संघ से लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांतों को सोवियत संघ, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचा है आपका, संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे बी सही होगा। देखिए निर्देशक संविधान के राज्य के नीति सिद्धांतों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद कथन जो है वो सही है? 12 से 32 पूछा था, ये मौलिक अधिकार वाला था, तो इसलिए ये गलत हो गया है। यहाँ पे भाग 2 दे रखा है, तो इसका भाग 2 में तो नागरिकता आती है, तो ये गलत हो गया है नागरिकता वाला, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आते हैं। उसके बाद इन्हें सोवियत संघ से लिया गया, नहीं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये वाला पॉइंट पे गलत हो गया है। तो संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गेमिंग निषेध और ऑनलाइन गेम्स अधिनियम 2022 के विनियमन को मंजूरी दी है? राज्यपाल ने दी है, और ऑनलाइन गेमिंग निषेध के लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यानी 2022 के इंपॉर्टेंट विधेयक थे
तो आने वाले एग्जाम में 2023 के विधेयक की इंपॉर्टेंस रहने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा के संविधान से ली गई है। तो किस संविधान से ली गई है? डैश होगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता की अवधारणा किस के संविधान से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा और ब्रिटेन। तो विधि के समक्ष क्षमता ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ब्रिटेन से कुछ पॉइंट जो हैं वो आप सब याद भी रख सकते हैं। इसमें एकल नागरिकता वाला प्रावधान है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप सबसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। एकल नागरिकता ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गई है वो डिट्टो वहाँ से उठाई गई है। और इसके साथ साथ जो है ब्रिटेन से आप जो है विधि का शासन यानी संविधान सबसे ऊपर है, ये भी पॉइंट जो है ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। कनाडा से आप सबको पहले ही बताया गया था एक पॉइंट, आप सब ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार पहले पढ़ के आए हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। प्रस्तावना का प्रावधान जो है, प्रस्तावना, ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी आपकी अमेरिका से ही ली गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो किस संविधान में ऐसा कहा गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। तो संविधान के अनुच्छेद हैं, इसमें किस में ऐसी बातें लिखी गई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 14 से तो हम लोग समता और समानता वाले पढ़ना स्टार्ट ही कर देते हैं। तो अनुच्छेद 13 जो होगा ना, जब कोई चीज़ नई आप सबको दिखे तो आप वहाँ से भी पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा आइडिया भी इन चीज़ों का ले सकते हैं, है ना। क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं हम लोग 12 से लेकर 35 तक पढ़ के आते हैं। उसके बाद जो है 36 से 51 हम लोग नीति निर्देशक में हो जाते हैं। और तो 13 अनुच्छेद जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 13। क्योंकि अनुच्छेद 14 फिर क्या कहता है? तो विधि के समक्ष समता से संबंधित हो गया है। विधि के समक्ष समता, कानून सबके लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, यानी लोक नियोजन में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। लोक नियोजन के विषय में जो है समान अवसर मिलेगा सबको, ये अनुच्छेद 16। और 17 आप सबको बताया था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं, सरकारी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 46, 45, 48 और 47। एक बार फिर से उसी हिसाब से आप सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, फसल बीमा से संबंधित हो गया है। और इसमें क्या आप सब यहाँ पे आंसर करने वाले हैं? 45 से लेकर 48, 45, 46, 47, 48, ये 4 आर्टिकल आप सबके लिए यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। अनुच्छेद 48 जो है सही आंसर हो जाएगा, ये कृषि और पशुपालकों से संबंधित हो गया है। कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48, ये पहले पूछा जा चुका है। 47 जो है इसमें हम लोग पढ़ के आए थे। देखो, एक तो पोषण से संबंधित, एक स्वास्थ्य वाली योजना आप सबको बताई थी, और एक जीवन स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित जो है ये अनुच्छेद 47 में आ जाती हैं। और फसल बीमा योजना वाली जो है कृषि से संबंधित होगी, तो 48 जो होगा वो आप सब यहाँ पे सही आंसर कर देंगे। 45 जो है ये हम लोग मौलिक कर्तव्य में भी पढ़ सकते हैं, 45 हो गया है। और 46 जो है ये SC ST से संबंधित, SC ST यानी पिछड़ा वर्ग जो है उनके शिक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बस इसके साथ आप इसे 46 को याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान है?
सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किस में है? 19(1) है ही सब में, और उसके बाद A, B, C, D आप 4 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी समितियाँ C में संघ बना सकते हैं। तो 19(A, B, C आप सबको सारे बताए हुए हैं, और ये मौलिक अधिकार में आप सब पढ़ के आते हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं हम लोग, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद जो हो गए हैं हमारे, कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? तो 19 से लेके 22 तक आर्टिकल जो हैं इसके अंदर आते हैं, और 19वां आर्टिकल है हमारे पास ये, और इसमें हम लोग पढ़ के आते हैं ए बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित हो गया है, बी जो है बैठक से संबंधित हो गया है, सी संघ बनाने से संबंधित हो गया है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ए जो हो गया है बोलने से संबंधित पढ़ के आते हैं हम लोग, और 19 जो पढ़ के आते हैं हम लोग, ये किसी शांतिपूर्वक एक स्थान पे इकट्ठे हो सकते हैं, यानी बी से बैठक ध्यान रख सकते हो, सी से संघ ध्यान रख सकते हो, संघ बनाने से। डी का मतलब है डिपार्चर कर सकते हो, यानी किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र में आवागमन से संबंधित 19D हो जाएगा। उसके बाद 19E जो है, 19E आप ई से एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, तो आप रोजगार के लिए जो है कोई भी काम कर सकते हैं। 19E में F हटा दिया है, और 19G जो है वो जीविका से हो गया है, वो जीविका चलाने के लिए। तो दोनों में थोड़ा सा इसका फ़र्क को आप थोड़ा समझ सकते हैं। जी से जीविका, ई में रोजगार कर लिए यहाँ पे, या फिर आप करेंगे मतलब निवास से संबंधित, ये ध्यान रखेंगे ई में। और ए आप सबको पता ही है बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित, तो ये 6 आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, 6 प्रकार की हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। याद रख लीजिएगा, ए में बोलने से संबंधित है यानी प्रेस मीडिया इसमें आता है, बी बैठक, सी संघ, डी डिपार्चर आवागमन कर सकते हो, ई में निवास कर सकते हो, निवास से संबंधित है, जी में जीविका चलाने के लिए कोई भी काम कर सकते हो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा या किसके हाथों से लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य, HVR अयंगर और SN मुखर्जी। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है ये लिखा गया था। तो अलग अलग जो भाषा है उस हिसाब से आप इसको ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान जो है, नेक्स्ट है हमारा, चूँकि पूर्ण समानता असंभव है इसलिए भारतीय संविधान का समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। अनुच्छेद 13, 14, 15 और 16। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? यानी लिखा है चूँकि पूर्ण समानता असंभव है इसलिए भारतीय संविधान का समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है, यानी ये समता से संबंधित हो गया है। विधि के समक्ष समता पढ़ के आते हैं इसमें हम लोग। तो सही आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता से संबंधित। तो आर्टिकल जो होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे? तो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? KM मुंशी, HVR अयंगर, वसंत कृष्ण वैद्य, SN मुखर्जी। तो भारत का संविधान में जो है मसौदा तैयार करने वालों में सर्वोपरि जो हैं वो कौन थे? तो SN मुखर्जी हो जाएगा। और जो वसंत कुमार वैद्य है, इन्होंने हिंदी का जो संस्करण था उसको लिखने का काम करा था, हिंदी संस्करण, वसंत कुमार वैद्य। और भारतीय संविधान जो है कब पारित किया गया था? तो ये आप सबको पता ही है, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित होता है। और ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसके बाद भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? भारतीय संविधान की जो अनुसूची संख्या 7 है, अनुसूची संख्या 7, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। कुछ विषय ऐसे हैं जो संघ सरकार के अधीन आते हैं तो वो संघ सूची में शामिल हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं तो वो राज्य सूची के विषय हैं, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं तो वो समवर्ती सूची है, यानी इसके ऊपर संघ सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं। आप इसको समझ सकते हैं इसके कुछ विषयों के साथ। जैसे अगर आप सबसे पूछा जाए कि डिफेंस जो है वो किसके अधीन आते हैं, या एक फॉरेन जो मामले हैं या विदेशी मामले हैं ये किसके अधीन है? तो ये संघ सरकार के आते हैं।
अगर आप सबसे पूछा जाए कि स्वास्थ्य या पुलिस जो है ये किसके अधीन है, तो ये राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा जो हो गया है, एजुकेशन, शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके राज्य में सीबीएसई बोर्ड भी है। अभी लास्ट टाइम कोविड के बच्चों को जो है पास करने का फॉर्मूला सीबीएसई का अपना अलग फॉर्मूला था, और स्टेट बोर्ड भी होता है तो स्टेट बोर्ड का अपना अलग फॉर्मूला था। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का एक विषय है ना। विदेशी मामले संघ सूची का विषय जिन पे संघ सरकार कानून बनाती है। पुलिस हो गया है ये राज्य सूची का विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची जो है जिसमें शिक्षा एक विषय हो गया है, इस पे संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे सीबीएसई भी है, स्टेट बोर्ड भी है। तो अब कहता है समवर्ती सूची, जिसको कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। पहले मैंने आप सबसे बताया था कनकरेंट लिस्ट एक बोरोविंग फीचर है। तो किस देश के संविधान से इसको लिया गया है, तो आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कनकरेंट लिस्ट को लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पीछे बताया था, कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? मौलिक कर्तव्य संख्या में कितने थे? 11 मौलिक कर्तव्य थे संख्या में। सबसे पहला बताया था आप सबको मौलिक कर्तव्य क्या था, कि भारतीय संविधान का सम्मान करना सभी नागरिकों का कर्तव्य, संविधान सर्वोपरि है। संविधान और जो आंदोलन हुए थे, जो नारे आए थे, उनका सम्मान करना। 3 में 3 दिशाओं से देश की 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 में एकता, अखंडता और संप्रभुता। 4 दिशाओं से देश की रक्षा करना। 5 में भ्रातृत्व के भाईचारे को बढ़ावा देना। 6 में छठ पूजा से बताया था, यानी सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानना, सांस्कृतिक महत्व तो सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तो इसमें हम लोग पढ़ के भी आए थे, मैंने आप सबके कहा भी था। और मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। संख्या में कितने हैं? 11 हैं। कब जोड़े गए थे? तो 10 जो हैं 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य आते हैं, फटाफट से कमेंट करो। अनुच्छेद जो है वो क्या बताया था? 51 क में, 51A में आप सबको जो है इनके बारे में बताया था। तब इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि सांस्कृतिक F पे आता है ना, तो 6 नंबर पे A B C D E और F। तो ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे यहाँ से आप? ऑप्शन A को मार्क कर दोगे। ठीक है मेरे भैया, याद रख सकते हो कि नहीं इसके तरीके, इस तरीके से आप सब? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सांस्कृतिक महत्व के बारे में था 6। 7 नंबर पे आप सबको क्या बताया था? 7 में साथ देना है किसका? पर्यावरण का। 8 में क्या बताया था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक। 9 में जो है सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। 10 में जो है सामूहिक विकास से संबंधित बात होगी। और 11वां जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चे की प्राथमिक शिक्षा अभिभावक जो है उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? दोहरी नागरिकता ना, हमने एकल नागरिकता को अपनाया है, जो किस देश के संविधान से ली गई है? जो ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, सबसे लंबा लिखित संविधान और कठोर राष्ट्रपति शासन। तो कुछ कंडीशनें हैं, टर्म कंडीशन, उसके ऊपर लगाई जा सकती है, नहीं तो ये भी नहीं है। कठोर संविधान ये भी नहीं है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का दुनिया में, तो ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। हाँ। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण अलग नहीं हो सकता है संघ से। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना है। हाँ, अलग अलग सूचियाँ बताई गई हैं। भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, तो ये गलत हो गया है। संप्रभु नहीं, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, तो राज्यों का संघ है भारत। तो ऑप्शन जो होगा गलत कथन है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। राज्यों का एक संघ है भारत।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? एक स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट किसकी थी? वयस्क मताधिकार पर जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। सरदार पटेल, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो ये जो स्टेटमेंट आई थी ये जवाहरलाल नेहरू की थी, जो भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री बनते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे भाई। जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल हैं का प्रावधान किस में किया गया है? किस में प्रावधान किया गया है? क्योंकि जब हम लोग पढ़ के आते हैं अनुच्छेद 17 तो अनटचेबिलिटी वाला हो गया है, अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 पढ़ के आते हैं, इसमें स्वतंत्रता से संबंधित हो गया है ये तो। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है, यानी उपाधियों वाला है। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर से संबंधित है। लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन के अवसर में अवसर की समता से संबंधित है अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। अब यहाँ देखेंगे अवसरों की समानता से, तो अवसरों की समानता से तो 16 हो गया है, तो ऑप्शन क्या आंसर कर देंगे यहाँ से? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? ये 39 नंबर जो आर्टिकल था, इस पे पहले भी पेपर में क्वेश्चन पूछा है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से आते हैं। 39 पे मैंने आप सबको 3 बताए थे, तो A 39, 39B और 39C 3 ध्यान रख सकते हो। 39A में क्या बताया था आप सबको कि यहाँ एक तो समान न्याय से संबंधित बात है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता 39A में। 39 जो B बताया था ये सार्वजनिक धन के स्वामित्व से संबंधित थी। ये वाला पॉइंट जो है ये सार्वजनिक धन के स्वामित्व से संबंधित और उसके नियंत्रण से था। और 39C जो बताया था ये धन का समान वितरण होगा, धन का समान वितरण से संबंधित है। अब यहाँ से देखना है आप सबको कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से समान काम के लिए समान वेतन देना, समान काम के लिए समान धन का समान वितरण, तो ये तो गलत होगा क्योंकि ये तो पहले पूछा जा चुका है, 39C में पढ़ के आए हैं। संपत्ति के सह केंद्रण की रोकथाम, आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये 39A में लिखा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी से, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्वों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नहीं है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश का है। पात्र परिवारों की पहचान, निर्दिष्ट FCI गोदामों से खाद्यान्नों का वितरण, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों का परिवहन, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्नों का आवंटन करना। तो क्या सही आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो जो पात्र हैं उनकी पहचान करना जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उत्तरदायित्व हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? समता का पढ़ के आए थे, समता या समानता का अधिकार, ये 14 से लेके 18 तक पढ़े थे। तो 14 से 18 में 16 है, 17 है, 18 ये हट जाएंगे और स्वतंत्रता वाले जो अधिकार हैं ये 19 से लेके 22 तक पढ़ के आए हो। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, हालांकि किस प्रकार की स्वतंत्रता ये नहीं पूछा है, इसलिए उसने ऑप्शन में केवल 19 से 22 तक में एक ही दिया हुआ है। मतलब बेसिक क्वेश्चन हो गया ये मौलिक अधिकारों से। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया, मौलिक अधिकारों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है और नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्वेश्चन बनाए हैं। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है। कौन सा है भाई? ये देखो, ये बिल्कुल नया है, इससे पहले 13 हम लोग पढ़ के आए थे। तो अब यहाँ पे 14 तो हो गया है आपका, यहाँ पे समता, विधि के समक्ष क्षमता से
15 धर्म जाति नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तो 12 और 13 में से है। 12 हम लोग पहले पढ़ लिए, 13 हम लोग पहले पढ़ लिए थे। जो अनुच्छेद 12 होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है। अनुच्छेद 25 के तहत पूछा गया है। कौन सा आर्टिकल जो संविधान मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 में आता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ के आते हैं भाई धार्मिक स्वतंत्रता वाला। धार्मिक स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक आते हैं। 25 से 28 तक इनके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से 25 के द्वारा कौन सा हो गया है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता ये तो 14 में आता है। समता समानता गलत। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक ये 29 और 30 में आ गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30। समता समानता का अधिकार 14 से 18 तक पढ़ के आते हो। संवैधानिक उपचारों वाला अनुच्छेद 32 हो गया है। तो एक ही ऑप्शन बचता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे, यानी ये एक अभिलेख न्यायालय के रूप में आ गया है। एक अभिलेख न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हाईकोर्ट भी है। इसके आदेशों को आप जो है दिखा सकते हो, प्रूफ के तौर पर हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 141, 140, 142 और 145। अगर आप सबसे सीधा पूछता कि एक अभिलेख न्यायालय है तो आप लोग कह देते कि किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है। तो आंसर होता अनुच्छेद 129 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, लेकिन कहता है कि द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। इसके लिए आर्टिकल 141 है 141 अनुच्छेद के तहत, ऐसा आप सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें बाकी सब भी सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित हो गए हैं, ये भी आप ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय के सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे, इसके लिए 141 नंबर है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 145 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को कुछ शर्तें और सीमाओं के भीतर, कुछ शर्त या सीमाओं के भीतर जो है अपनी कानूनी प्रक्रिया के लिए सहायता करता है। और अनुच्छेद जो है आपका भाई 142 ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। इसके बाद राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता किसने डिजाइन करी थी। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए कॉर्नवालिस, लिटन, ऑकलैंड या फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो ये जो है कॉर्नवालिस को जाना जाता है सिविल संहिता के लिए भी, और न्यायिक प्रशासन को जो है राजस्व प्रशासन से अलग करने का जो है डिसीजन था कॉर्नवालिस का। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक मंत्री लोकलेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। सी है, एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया गया हो। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल जो है 2 वर्ष होगा। यानी जो संसदीय समितियां हैं उन पे ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है। तो इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। सबसे पहले डी ऑप्शन से देखिएगा, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य। पहले तो इस समिति के जो सदस्य हैं टोटल कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7 यानी 15 सदस्य जो हैं वो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से हैं, यानी सीधा सीधा है। 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा के द्वारा होते हैं और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें जो है कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता, मंत्री नहीं होता है इसमें सदस्य। ये जो है आप इसका पॉइंट ध्यान रखेंगे सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी गलत हो गया है। अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें टोटल जो हैं वो 30 सदस्य होते हैं और वही जो हैं राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। और सभी 30 सदस्य किससे होते हैं, तो ये लोकसभा से होते हैं। तो ये सबसे बड़ी समिति है।
1 वर्ष इसका होता है भाई कार्यकाल, और एकल मत संक्रमण विधि के द्वारा इन्हें चुने जाते हैं। मंत्री नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया है यहाँ पे। एक उसके बाद भी देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, नहीं, ये गलत हो गया। तो फिर सही क्या होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आते हैं ये। तो छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, भाई किसका कितना अनुपात है उस हिसाब से, और मत के माध्यम से आते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है ये वाला पॉइंट भी आपका गलत हो गया। इसके अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत, अगर वो खुद से ही हैं, मतलब वो भी अगर इस समिति के सदस्य, तो वही इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नहीं तो अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा मनोनीत किया जाता है, केवल अध्यक्ष, और अगर वो सदस्य हैं तो वही अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन जो होगा ए सही है। एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य जो है नहीं हो सकता है। तो जो लोक लेखा समिति है इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 + 7 आप लोग लिखेंगे, 15 लोकसभा के होते हैं। 1 वर्ष का जो है इनका, आप यूँ कह सकते हैं, समिति 1 वर्ष के लिए होती है, वेद 1 वर्ष के लिए। और इसमें जो है इसे भाई प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर इसके बाद। तो इसलिए हमारा जो होगा पहला ही ऑप्शन सही है, और ये मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर 4 में। तो केवल ए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और परिरक्षित करने को प्रतिष्ठापित करता है? अब एक बार फिर से क्वेश्चन है, एक तो ऐसा ही हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, किसमें मेरे भैया, तो ये मौलिक कर्तव्य में भी हम लोग पढ़ के आए हैं, है कि नहीं। मौलिक कर्तव्य में आपको सर बिल्कुल पढ़ के आए हैं, और ये पीछे पूछा भी था संस्कृति से, मैंने कहा था 6 ध्यान रखना है। ये छठा मौलिक कर्तव्य है, इसमें छठ पूजा आ गई है बिहार की, ये संस्कृति है भारत की, तो सांस्कृतिक विरासत है, तो उसी से संबंधित पूछा कि सांस्कृतिक विरासत का महत्व। और तो पीछे बताया भी था महत्व जो है 51 जो है एफ में दिया गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 51A। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, ये गलत है। अनुच्छेद 17 में जो है असस्पृश्यता का उन्मूलन है, असस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 14 असस्पृश्यता का है, तो अनुच्छेद 14 भी गलत है। ये तो विधि के समक्ष समता से संबंधित है, विधि के समक्ष समता हो गया है। अनुच्छेद 15 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये भी जो है गलत हो गया है। अनुच्छेद 15 तो कहता है कि जन्म स्थान जाति के आधार पर जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन है, और डी वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी से संबंधित क्या ये है, तो आप कहोगे बिल्कुल है सर। 19(1) में जो है हम लोग पढ़ के आते हैं प्रेस मीडिया के बारे में, तो ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? कलात्मक अथवा ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। अनुच्छेद 51, 49, 48 या फिर अनुच्छेद 50। तो क्या सही आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का? 51, 48, 49, 50, 51 पूछे गए हैं। 48, 49, 48 तो आप सबको बताया था कृषि और पशुपालन से संबंधित है, तो इसको तो आप सीधा सीधा एलिमिनेट करोगे, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, तो ये तो आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। 48 तो आप सब बिल्कुल इसका आंसर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 51 जो है ये बहुत खास है भैया, इस पर डबल स्टार लगा लो, इसको याद रखना है। 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित हैं। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका
एवं न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित हो गया है। ठीक है भाई। 48 कृषि एवं पशुपालन है, 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत खास है भाई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। ये डैश अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 42, 45, 44 और 43। देखो मेरे भैया, 44 जो है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो ये तो सीधा सीधा ही गलत हो गया है, ये तो आप सबके माइंड में भी पहले ही सेट हो चुका है। अनुच्छेद 42 जो है आर्टिकल 42, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसको पहले भी बताया था। आर्टिकल 42 एक तो काम की न्याय संगत होना चाहिए, काम के न्याय संगत, और दूसरा बताया था आप सबको प्रसूति सहायता, दोनों से ही ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है। प्रसूति सहायता से महिलाओं से संबंधित आएगा तो आर्टिकल 42 सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 भी आप सबको पहले कई बार बताया जा चुका है, अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 43 जो है वो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन से संबंधित है, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन से संबंधित हो गया है, प्रोत्साहन। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये बार बार रिपीट होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? 352 से 360, 330 से 42, 43 से 51 और 309 से 312। तो अनुच्छेद जो हैं वो 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित हो गया है, एक जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो गया है, और एक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित हो गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन जो होगा भाई ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। 1892 का अधिनियम नहीं, भारत का जो स्वतंत्रता का अधिनियम था 1947, इस अधिनियम को पेश किया गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को। कहाँ पे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये यहाँ से पास कब हो गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से? तो ये 15 जुलाई 1947 को पास हो गया था। उसके बाद 16 जुलाई 1947 को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड से पास हो गया था। और 18 जुलाई 1947 को जो है इस पे सम्राट के साइन होते हैं और घोषणा हो जाती है कि 15 अगस्त 1947 को जो है वो सत्ता, दो डोमिनियन स्टेट अस्तित्व में आएंगे, भारत और पाकिस्तान, और उनको सत्ता, उनकी संविधान सभाओं को सत्ता सौंप दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। 1862 का अधिनियम, 1919, 1909। 1909 मार्ले मिंटो पढ़ के आते हैं, मार्ले मिंटो में ऐसा नहीं था। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ के आते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और बचा है 1935 जो होगा ना, ये सही आंसर होगा, 1935। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। तो भाई 51 ए तो है ही सब में, उसके आगे ABCD और लिखा गया है। तो ये राष्ट्रगान जो है ये किस में है? ये भारतीय संविधान में है, तो ये सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो हम लोग इसका आंसर क्या कर देंगे? 51 ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज। तो राष्ट्रध्वज भी दिख सकते हो, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रध्वज। इनके सम्मान से, राष्ट्रगान के सम्मान से ये एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इनके रक्षा करें। और बी में जो आप सबको बताया था, ये आंदोलन से संबंधित हो गया है। 51 बी, जो भी आदर्श रहे हैं, आदर्श वाक्य आए हैं या जो आंदोलन आए हैं, उनका सम्मान करना। और सी जो हो गया है आपका, सी में 3 नंबर पे था ना, तो 3 बातों का ध्यान रखना था। वो 3 बातें आप सबको पता है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। और डी जो है चारों दिशाओं से देश की रक्षा करने से संबंधित है, रक्षा करना।
तो उसी तरीके से F भी पहले आप सबसे पेपर में पूछा है, तो मुझे बताओ जरा 51F जो है वो किससे संबंधित, देखते हैं किस किस को याद है, फटाफट से कमेंट करो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। पहला ऑप्शन है, भारत के संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, 43rd, तो 43वें अनुच्छेद में। दूसरा, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। और 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। 44 में तो समान नागरिक संहिता है, 4 और 4 समान है ना, तो ये आप सबके माइंड में सेट होगा, समान नागरिक संहिता से संबंधित हो गया है, तो ये तो सीधा ही गलत हो जाएगा। लिखा क्या है, श्रमिकों के संबंधित, तो आप सबको याद होगा मैंने आप सबको बताया था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन से संबंधित एक आर्टिकल आप सबको बताया था। और वहीं पे ही जो है आप सबको एक और पॉइंट भी बताया था कि जो कामगार हैं या जो कर्मकार हैं के लिए जो है निर्वाचन मजदूरी से संबंधित, उन्हीं के मजदूरी और कुटीर उद्योग से संबंधित, तो यह आर्टिकल जो है वो 43 में आता है, तो उसी से संबंधित है कि सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश है, समिति को है डैश के नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्य वाली जो समिति है, देश के नागरिकों को सिखाने के सुझाव दिए हैं। हालांकि जो मौलिक कर्तव्य वाली समिति, किस समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में या इनको अपनाया गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इनको अपनाया गया है और इनको भारतीय संविधान में ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। अब किस समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव दिए गए हैं, तो ये समिति जो है ये JS वर्मा समिति है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इस समिति को जो है 1999 में इस समिति को नियुक्त किया गया था, 1999 में समिति को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली के मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। हिंदी संस्करण SN मुखर्जी, वसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है इसका संस्करण लिखा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, और मूल संविधान जो है वो उसकी कॉपी के रूप में जो है नंदलाल बोस का भी नाम है, प्रेम बिहारी नारायण जायदाव को भी हम लोग पढ़ के आते हैं। तो अलग अलग जो है संस्करण में इनको तैयार किया गया था, जिसमें नंदलाल बोस जो हैं इन्होंने मतलब कि यूँ समझ लीजिएगा सजावटी ढंग से या सजाने का काम जो था नंदलाल बोस। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से अपनाई गई है, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर जापान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जापान के संविधान से इसे अपनाया गया है। कनाडा से संघात्मक जो प्रक्रिया है, संघात्मक प्रक्रिया जो है या विशेषताएं, ये किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो कनाडा से ली गई हैं। आयरलैंड से भी पढ़ के आए हैं हम लोग अभी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। नेक्स्ट पे आ जाओ, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और किसके संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये वाद योग्य हैं, यानी इनको कानूनी कोर्ट में जाया जा सकता है इनको लागू करने के लिए। आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन है, ये वाद के योग्य है, ये भी सही है। और ना की प्रकृति के हैं कुछ, लेकिन जो 20 और 21 यहाँ पे लिखा हुआ है निलंबित किए जा सकते हैं, नहीं, ये ही तो दैहिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाले हैं, दैहिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हैं, तो ये लागू रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग डैश की स्थापना के साथ शुरू होता है। योजना आयोग, संसद, वित्त आयोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग की स्थापना के साथ शुरू होता है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है।
और उसके बाद योजना आयोग का जो है एंड, या फिर कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आने के साथ ही जो है ये समाप्त हो जाता है। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट तो पहले ही 15 अगस्त 2014 को ही कर दी गई थी। 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था, यूँ समझ सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है भाई। 42वां संविधान संशोधन क्या शामिल किया गया है? राज्यों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीव की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीव की रक्षा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने से संबंधित। तो पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीव की रक्षा जो है इसमें शामिल है। ये तो दो ऑप्शन एक जैसे ही हो गए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे आ जाओ। सरकार भारतीय संविधान के डैश के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने से संबंधित हो गया है? किस अनुच्छेद के तहत ऐसा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, 17 और 19। 17 तो जो है अनटचेबिलिटी वाला है, असस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनटचेबिलिटी, असस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित हो गया है, आर्टिकल 17। 19 हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पढ़ के आते हैं, बोलने की आज़ादी से संबंधित 19(1) में आता है। उसके बाद अनुच्छेद 2 बचते हैं आपके पास यहाँ पे 15 और अनुच्छेद 21। तो क्या सही आंसर हो जाएगा भाई? अनुच्छेद 21 जो हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। 15 जो अनुच्छेद है ये तो किसी भी आधार पर भेदभाव निषेध है, भेदभाव नहीं होगा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। तो अनुच्छेद 15, तो बचा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? 43B 44वें संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया था। यह आजीविका के अधिकार से संबंधित है, इसे 2002 में शामिल किया गया था, 2002 में, और ये सहकारी संगठन से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये एक जो है सहकारी संगठन से संबंधित हो गया है। ऑप्शन जो होगा बी सही, डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। आर्टिकल 43B हो गया है। 43B कौन सा कथन से? 2002 में तो वैसे 86वां संविधान संशोधन होता है, 44वां तो 1978 में होता है। इन दोनों तो वैसे ही आप सब यहाँ से देखोगे। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य 11 के 11 आप सबको बता दिए हैं। देश की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संप्रभुता, एकता और अखंडता, 3 शब्द आप सबको बताए हैं। ये हो गया है। सद्भावना और भाईचारे की बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना 9वां मौलिक कर्तव्य बताया था। तो स्मारकों की रक्षा करना इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक 2023 के अनुसार नई कर व्यवस्था का चुनाव करने वाले निर्धारितों के लिए धारा 87A के तहत छूट के लिए पात्र कुल आय की प्रारंभिक सीमा को जो है कितना हो गया? 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 87A के तहत? तो एक आंकड़े के रूप में आप इसे याद रखिएगा भाई, इसे कितना कर दिया? 7 लाख कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, अनुच्छेद 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। संविधान की आत्मा भी, तो अनुच्छेद जो है 32 हो गया। इसके लिए जो है 5 तरह की न्यायिक रिट जारी की जा सकती हैं। 5 तरह की रिट हैं वो जारी की जा सकती है। वो रिट भी आप सब ध्यान रख सकते हैं, जिसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है प्रतिषेध, एक है अधिकार परीक्षा और एक है उत्प्रेक्षा। तो ये 5 तरह की जो है रिट भी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से
कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है से पूछा गया है। पहला, ये भारतीय परंपरा का हिस्सा है, ये उल्लंघनीय, अलंघनीय या स्थायी नहीं है, ये नागरिक कर्तव्य हैं, ये इनके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होती है। नहीं, मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, यानी ये विशेषता नहीं है, इसलिए यही हमारा सही आंसर है। ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, जैसे नहीं होता है इंग्लिश में शुड और मस्ट होता है। शुड जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, है ना, और एक होता है मस्ट, कि आपको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना ही होगा, नहीं तो फाइन लगेगा, और आपको माता पिता के जो है शुड ओबे योर पेरेंट्स आज्ञा का पालन करना चाहिए, वहाँ फाइन वाला प्रावधान नहीं है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य विधानसभा ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें सुविधाजनक काम के घंटे और कारखाने के कर्मचारियों के काम के घंटे 8 से 12 घंटे तक बढ़ाए गए हैं? केरल विधानसभा ने, तमिलनाडु विधानसभा, पंजाब विधानसभा या बिहार विधानसभा? तो किस राज्य की विधानसभा ने जो ये विधेयक, जिसको कारखाना अधिनियम 1948 है, इसमें संशोधन किया था 21 अप्रैल 2023 को? तो सही आंसर होगा तमिलनाडु विधानसभा। पीछे एक आया था ऑनलाइन गेमिंग निषेध वाला भी जो है, ये भी किसने जारी करा था, ये विधेयक भी किसने पास करा था भाई? ये भी तमिलनाडु से ही पास था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? अमेरिका से क्या लिया गया भाई? मौलिक कर्तव्य। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? या रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। मौलिक अधिकार जो हैं ये भी कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार ये भी जो है अमेरिका के संविधान से ही जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन ये भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, एक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपने व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद तो 16 नहीं, यहाँ पे 18 करो। तो पहला तो देखिएगा 16, 17, 18 जो है ये समता या समानता के अधिकार से संबंधित हैं। ये समानता के अधिकार से संबंधित है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। अनुच्छेद 19 है जिसमें स्वतंत्रता है। सबसे पहले ए आप सबको बताया था, ये बोलने वाली स्वतंत्रता से संबंधित हो गया है। बी जो है ये बैठक से संबंधित है, यानी संघ बना सकते हो, बैठक। सी जो है संघ बनाने से संबंधित है। डी डिपार्चर है, यानी आवागमन कर सकते हो, आवागमन कर सकते हो। ई जो हो गया है निवास करने की स्वतंत्रता है, एफ को हटा दिया है। तो जी जो है वो आजीविका, जी से जीविका चलाने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हो और कहीं पे भी कर सकते हो, यानी आजीविका वाला है। तो ये आर्टिकल 19 के तहत आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी सिखाने का एक एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार की आदर्शों की वकालत करता है? क्रिसमस, ईद, होली ये उत्सव हैं, यानी ये क्या है भैया? ये भारत की संस्कृति है, ये सांस्कृतिक विरासत है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है। तो सद्भाव और आम भाईचारे वाला है ना, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा से है, वैज्ञानिक सोच वाला है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा को और हिंसा को समाप्त करना है। तो भैया इसका सही आंसर आप सब अब क्या करने वाले हैं? सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। अब देखिए फिर से, जब आप क्रिसमस, ईद और होली उत्सव बच्चों को आपस में सब मिलजुल कर बनाते हैं तो सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे भाई। तो इसलिए जो होगा भैया आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो ऐसा ढूंढ रहे थे सांस्कृतिक विरासत, पर ऐसा कोई नहीं है। तो देखिए सब लोग आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? क्रिसमस, ईद और होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्य के बारे में सिखाने का एक एग्जाम्पल है। तो सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने से संबंधित हो गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम की सहमति दी थी? देखा ना, रामनाथ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कौन सा? एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पढ़ के आए थे, EWS पढ़ के आए थे ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो भैया इसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन? एक तो EWS पढ़ गए थे तो 103वां संविधान संशोधन था, 103वां।
यहाँ पे सामाजिक और शैक्षिक रूप से, सोशल और एजुकेशन के रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए जो है 105वां संविधान संशोधन किया गया। 100 जरा कमेंट करके बताओ AWS वाला 103वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था। नेक्स्ट है, पोषण अभियान चला 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करता है। अब तक तो आप सबको याद हो गया होगा, 44 4 और 4 समान है, तो क्या है, समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता से संबंधित हो गया है। 47 जो है इसमें क्या बताया था, इसमें पोषण वाला बताया था। दूसरा इसमें क्या बताया था, इसमें स्वास्थ्य बताया था। स्वास्थ्य के लिए क्या बताया था भाई, वो आप सबसे एक योजना के नाम से पूछा था, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित जो स्कीम है, तो वो किस में आती है, वो 47 में। तो सेम बात यहाँ पे पूछी है, पोषण स्तर को प्राप्त करने से संबंधित। तो क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी। 46 में पूछा था SC ST और जो पिछड़ा वर्ग है उनकी शिक्षा से संबंधित, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये। नेक्स्ट पे आओ, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकार जो है इनका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, आर्थिक न्याय को बढ़ाना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से संबंधित हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना जो है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कितने मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, अब लोग पढ़ के आते हैं 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रतिस्थापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए, हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए। कौन सा हो गया है ये, तो यहाँ से 51 से ऐसे पता चलता है कि ये आपका जो है 51 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो गए हैं, धार्मिक जुलूस हैं, तो आपको यानी मौलिक कर्तव्य से है कि नहीं मौलिक कर्तव्य। और ये क्या लिखा है कि धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सद्भाव से संबंधित है, जब 5 लोग मिलेंगे तो ही सद्भाव होगा ना। तो 5 वाला क्या बताया था, 5 लोग मिलेंगे तो भ्रातृत्व की भाईचारे की भावना को बढ़ाएंगे, भ्रातृत्व भावना से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, आपका 5 नंबर पे ही आता है ना, तो ऑप्शन जो होगा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है डी का क्या था, चारों दिशाओं से देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ठीक है। सी तीसरे पे आता है, 3 बातों का ध्यान रखना, संप्रभुता, एकता और अखंडता। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई है, यानी ये बोरोविंग फीचर से पूछा हुआ है, कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है, पूछा है। मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, समवर्ती सूची, बिल्कुल कनकरंट लिस्ट आया हुआ है, कनकरंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची ये नहीं ली गई है, तो ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर होगा। तो ये कहाँ से ली है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक के डैश के अधिनियम से लिया गया है। ज़्यादातर कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान का, तो ज़्यादातर हिस्सा जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया, या तो एज इट इज़ उठाया गया है या फिर आप यूँ कह सकते हैं कुछ संशोधन के साथ लिया गया है। 1935 का जो अधिनियम था इसमें कुल अगर पूछे तो 321 धाराएँ थी, 10 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ, तो कुछ संशोधन के साथ कुछ एज इट इज़ ले ली गई हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं, देश की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है, चारों दिशाओं से देश की रक्षा करना ये पहले ही बता दिया है, ये वाला आर्टिकल है इसका। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो पढ़ के आए हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के तहत आता है भाई, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो अनुच्छेद 40 के तहत आता है, अनुच्छेद 40 के तहत। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, यानी वैज्ञानिक सोच वाला कौन सा बताया था, 8वां मौलिक कर्तव्य बताया था। 51A 8 नंबर पे भाई क्या आता है, एच लिख देते हैं। समान भाईचारे को प्रोत्साहित करना, ये भाईचारे वाला 51E में आ गया है।
तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। ये किस में आता है, तो ये तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये, अनुच्छेद 40 इसमें आ गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो किस आर्टिकल तक आते हैं, तो ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक शामिल है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। किसे नहीं शामिल किया गया भाई, नेहरूवादी को, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें जो है भाई नेहरूवादी जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, सही है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी सही है। 43वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे, ना ये गलत हो गया, 42वां था। यहाँ पे कौन सा आएगा, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976। संविधान के भाग 4A में शामिल किए गए हैं, हाँ ये भी सही है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। समिति कौन सी है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। रूस से लिए गए हैं, हाँ ये भी सही है। 11वां जो है मौलिक कर्तव्य, ये 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत जोड़ा गया, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों से सम्मेलन, सीमाओं, नामों से संबंधित हो गया है। तो अनुच्छेद 3 जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 नए राज्यों से संबंधित हो गया है, या उनके नाम या क्षेत्रों में परिवर्तन। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। यानी मौलिक कर्तव्य भाई आप सम्मान करोगे, सबसे पहला तो है, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य अगर देखोगे 51A में, तो सर्वोपरि है भारत का संविधान, आप इसका सम्मान करोगे, है कि नहीं। फिर 51B जो है इसमें क्या बताया था, जो संविधान के आदर्श वाक्य हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप उनका सम्मान करोगे। अब यहाँ पे पूछा स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ए में तो सबसे पहले आता है। ई 5 नंबर पे ये भातृत्व वाला आ गया है, और डी जो है ये देश की रक्षा से संबंधित हो गया है, देश की रक्षा से संबंधित। तो बचा कौन सा, ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक कामों के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में ऐसा है, 19 में स्वतंत्रता है, 24 में, 22 में या फिर 20 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में हो जाएगा भाई। अनुच्छेद 24 होगा वो सही आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 24 में क्या पढ़ के आते हो भाई, 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध वाले आपके मौलिक अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। चलो नेक्स्ट आओ। CHSL के जो क्वेश्चन आए थे उनको करना स्टार्ट करते हैं। 2022 के पेपर 2023 में हुआ, मेन 2022 का। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। तो द्विसदन है भारतीय में, ये किस देश के संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो 2 ही सदन ब्रिटेन में पढ़ के आते हो आप सब, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो किस देश के संविधान से लिया गया है इसे, ये ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता वाला प्रावधान भी लिया गया है, एकल नागरिकता वाला प्रावधान भी जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। 2 मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। जो शादीशुदा यज्ञ कपल होते हैं, किस के अंतर्गत जो है असाध्य रूप से विवाह के टूटने पर जो है तलाक लेने का अधिकार दिया। तो एक इस आर्टिकल को भी आप सब ध्यान रख लीजिएगा भाई, 142(1) के तहत
ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है 1774 में स्थापना होती है। पहला तो पॉइंट ये। इम्पे जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो चीफ जस्टिस जो थे पहले कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो है पहले मुख्य न्यायाधीश हुए। उसके बाद जो है हाई कोर्ट का अधिनियम आया था 1861 का। हाई कोर्ट अधिनियम 1861 पुरानी अदालतों को समाप्त करके जो है 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे 1862 में। कहाँ कहाँ? तीनों प्रेसिडेंसियों में, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। उसके बाद आप सबको पता हो तो 1935 का अधिनियम आया था। इसके तहत अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1937 में। इसके बाद जो है जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया तो 28 जनवरी 1950 को जो है आज के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं। और हीरालाल जे कानिया, H.J. कानिया जो हैं इसके पहले यानी भारत के पहले फर्स्ट CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट CJI थे। तो हीरालाल जयकिशुनदास कानिया, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद CGL से स्टार्ट करते हैं। 2023 के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार या प्रधान महालेखाकार। तो ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। किस आर्टिकल के तहत होता है भाई? तो अनुच्छेद जो है 148 किससे संबंधित है? कैग से संबंधित हो गई है भाई, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नीति आयोग के द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? सबसे गरीब राज्य के रूप में भाई तो बिहार जो है सबसे गरीब राज्य के रूप में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हो गया है? ये कब पढ़ के आओगे? जब आप भारतीय संविधान के भाग पढ़ते हो, है कि नहीं? भारतीय संविधान का भाग जो है भाग 1 जिसमें क्या लिखा गया? संघ और उसका राज्य। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद जो है 1 से 4। भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित हो गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है भाग 3 देखोगे तो ये मौलिक अधिकार का है, मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद आप सबको पहले बता ही दिए हैं, ये 12 से लेके जो है 35 तक हो जाएगा, 12 से 35, ठीक है। और भाग 4 जो है दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व हो गए हैं राज्य के, नीति निर्देशक तत्व भाग 4। ये आर्टिकल जो है कितने से कितने हो जाएगा? 36 से 51 तक। तो नागरिकता वाला जो है ये किस में आता है? 5 से 11 तक। ऑप्शन जो होगा आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? मनोनीत प्रमुख, अधीनस्थ प्रमुख, निर्वाचित प्रमुख, वंशानुगत प्रमुख। तो निर्वाचित होते हैं ना, इसी का मतलब ही तो है रिपब्लिक है भारत, गणतंत्र है भारत। तो ऑप्शन जो होगा 3 सही हो जाएगा। और भारत रिपब्लिक कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने लिखेंगे? 10 + 1 टोटल पूछेगा 11। 10 जोड़े गए थे, कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। कब होता है? 1976 में। ये 1 यानी 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था?
2002 में। ऑप्शन जो होगा 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम, भारत का राज्य का महाधिवक्ता या भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का महान्यायवादी? तो भारत का महान्यायवादी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ये भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी। इसका अनुच्छेद अगर आप सबसे पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत है भाई, तो 76 के तहत हो गया है। अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी से संबंधित हो गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तेलंगाना विधानसभा में तो मनोनीत सदस्य कितने भाई? एंग्लो इंडियन, तो 1 मनोनीत सदस्य हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, नागरिकता से संबंधित पूछे आप सबसे फिर से। तो नागरिकता से संबंधित जो है 5 से 11, 1 से 4 जो है ये भारत संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, 5 से 11 जो होगा वो नागरिकता से संबंधित हो गया है। और ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गए हैं आपके, है ना, 2-3। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और भारत का पहला विधि अधिकारी जो है भारत के महान्यायवादी होते हैं, तो आर्टिकल 76 के तहत इनको ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ से 100 क्वेश्चन करे हैं और 100 क्वेश्चन का आप सबने देखा होगा हम लोगों ने 4 से 5 सॉल्यूशन जो है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के करे हैं। तो तकरीबन आप इस तरीके से करोगे तो 400 से 500 क्वेश्चन आप सबके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और इन्हीं को हम लोग अगर बार बार रिपीट करेंगे क्वेश्चनों को, और आगे देखेंगे कि नेक्स्ट जो क्लासेस हैं, नेक्स्ट जो शिफ्ट आएंगी हमारी, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लासेस को रेगुलर देखते रहिएगा। आप सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो। आप सबके लिए बेस्ट विशेज। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।